हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं महत्ता मीना, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में अपना यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 363 हासिल किया है। और आज हम लोग जानेंगे कि इनका क्या स्ट्रैटेजी था और किस टाइप से इन्होंने सफलता पाई। तो सबसे पहले मैं आज यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा महत्ता का, कि हमारे चैनल पे आए और अपना जो वैल्यूएबल टाइम इन्होंने निकाला हमारे लिए। तो सबसे पहले थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन आपके सिलेक्शंस के लिए। और स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो बताइएगा कि अभी आप कैसे हो? बिल्कुल, मतलब हाउ आर यू? सर अभी मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम खुश हूँ, रिलीव्ड हूँ कि फाइनल रिजल्ट आया और उसमें मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, तो इसलिए आई एम हैप्पी। तो मुझे ये बताइए कि जब जब फर्स्ट टाइम आया था, आपने जब रिजल्ट देखा था अपना, तो उस टाइम आपका रिएक्शन क्या था और आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? और खास करके ये भी बताइए कि रिजल्ट सुनने के बाद आपके पड़ोसियों का रिएक्शन कैसा था? हाँ सर, मेरा तो एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस था। जब मैं इंटरव्यू देकर आई थी तो मुझे कॉन्फिडेंस था थोड़ा, बट मतलब फिर भी, लेकिन एक बार कंफर्मेशन हो जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने रिजल्ट देखा, अपना नाम देखा, और एक मतलब एकदम बहुत ही रिलैक्स्ड फील हुआ। फिर जब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में न्यूज़ शेयर करी, सो दे वर आल्सो वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज वो लोग भी कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने पूरा साथ दिया है। इवन माय मदर वेंट विद मी during the interview, so she also had to wait a lot because my interview was the last interview in जी। the panel. So एक तरीके से उनका भी पूरा जितना एफर्ट था वो भी सक्सेसफुल हुआ, सो उनको भी काफी अच्छा लगा था ये सुनने के बाद में। रिलेटिव्स भी काफी खुश थे मेरे। जी। वो लोग भी वेट कर रहे थे इसका रिजल्ट का ही, तो वो लोग भी जो मेरे कजिन्स थे स्पेशली, वो काफी खुश थे इस चीज से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर कजिन्स खुश नहीं होते हैं, रिलेटिव जो पड़ोसी होते हैं वो खुश नहीं होते हैं इससे। क्योंकि सब आजकल के स्टूडेंट के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है वो रिलेटिव्स का ही होता है, कि जब घर आते हैं लोग तो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो बेटा, अभी तक पढ़ ही रहे हो, और क्या कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो एक थोड़ा सा प्रेशर तो वो बिल्डअप कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा ये क्या था, क्या रिएक्शन था। तो चलिए, अच्छी बात है कि आपके जो रिलेटिव्स भी थे वो भी सपोर्टिव थे। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कहाँ के, मतलब क्या है? सर मैं अलवर से बिलोंग करती हूँ, अलवर राजस्थान से। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एनआईटी इलाहाबाद से। 2016 पास आउट थी मैं। उसके बाद मैंने जॉब किया था गुड़गांव में ही, और उसके बाद से मैं प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी। तो ये मेरा बैकग्राउंड है एजुकेशन का पूरा। तो इसके मान लो ईपीएफओ के अलावा भी आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे? यस सर, सर मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही थी साथ में, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की। जी। तो उसका मेरे को इसमें काफी फायदा हुआ है, इस चीज यूपीएफओ के एग्जाम में। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें भी थे यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में जो यूपीएससी यस से रिलेटेड थे, ठीक है। तो लेकिन जैसे कि आपका वो अगर हम लोग मान लें कि वो फेवर एरियाज था आपका, लेकिन कुछ वीक एरियाज भी थे, जैसे कि आपके जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनके लिए वो ज्यादा फेवर होता है। यस लेकिन सर। आपने उस जो आपके वीक एरियाज थे उसके लिए क्या किस टाइप से आपने प्रिपरेशन किया था? सर जैसे आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करी, तो सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए की वीडियोस थी यूट्यूब पे। तो वीडियोस मतलब उन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा था, तो मैंने उसके थ्रू अकाउंटिंग का उसी के थ्रू किया था। उसके अलावा मैंने ईपीएफओ के जितने, मगर मुझे जितने मिल पाए एमसीक्यूज या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, एक बार उनमें से भी इनको प्रैक्टिस किया था और समझने की कोशिश करी थी नॉर्मल यूट्यूब से, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था तो। जी। और जैसा कि एक और है था जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो कि ओवरलैप नहीं करता यूपीएससी से, तो उसके लिए भी मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी, यूट्यूब और गूगल। जी। और उसके अलावा मेरे पास सीपीएफओ की एक मैं बुक लेकर आई थी, जो इसी से रिलेटेड थी, जनरल स्टडीज वगैरह के लिए। तो जी। उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने देखा था। और सोशल सिक्योरिटी भी सर ऐसा ही था, मैंने मोस्टली गूगल और यूट्यूब इनकी काफ़ी हेल्प ली थी इस सब में। और बाकी वो बुक जितना मैं उसमें अवेलेबल था मटेरियल, उतना उससे प्रिपेयर किया था। जी। और इसके अलावा आपने जैसे अगर हम लोग बात करें कि करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर का क्या मतलब किस टाइप से आपने प्रिपरेशन किया था?
सर करंट अफेयर का, मैं जो करंट अफेयर मैगजीन्स आती हैं हम लोग देखते हैं, मार्केट में काफ़ी मिल जाती है हमको, तो वो मैगजीन्स वगैरह से मैंने प्रिपेयर किया था। उसके अलावा सर मैं मतलब सिंस यूपीएससी की कर ही रही थी प्रिपरेशन, तो मैं मतलब अप टू डेट ही रही थी उसके साथ भी, करंट अफेयर के साथ में। तो मैं रेगुलरली उसके एमसीक्यू सॉल्व करती थी जहाँ मुझे मिल पाता था। जी और जितना मुझे सोर्सेज, मैंने ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं किया, मैं न्यूज़पेपर्स तो थे ही आपके मतलब फॉर श्योर। जी और उसके अलावा एक दो मैगजीन्स जो मुझे अच्छी लगती थी, मैंने उनसे करके और फिर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किए थे करंट अफेयर्स के लिए। जी। जैसे कि आपने बताया कि यूपीएससी का प्रिपरेशन आप कर रहे थे, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे थे, और उसको प्रिपरेशन करते करते आपने यहाँ पे जो ईपीएफओ का एग्जाम दिया था। तो अगर हम लोग इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश की, जैसे वहाँ पे जो कम्प्रीहेंशन कुछ सीसेट में क्वेश्चन जो आता है वो बिल्कुल अलग आता है, और ईपीएफओ में जो पूछा गया था इंग्लिश उसमें कुछ अलग था। अगर एसएससी वाले लेवल के इंग्लिश पूछे गए थे, तो क्या मतलब इसके लिए भी आपने कुछ अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनाई थी? क्योंकि ये इंग्लिश जो था उससे क्वेश्चन आपके 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। सर थैंकफुली मेरा एक्चुअली स्कूलिंग के टाइम से ही इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे इंग्लिश के लिए मैंने कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं करी। मतलब मैंने इंग्लिश मतलब मेरा जितना बेस बना हुआ था, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस था, तो मैंने इंग्लिश के लिए सेपरेट प्रिपरेशन नहीं करी थी कोई। और जैसे कि मान लीजिए और एक सब्जेक्ट हमारा जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग होगी, ठीक है, इसके लिए क्या कुछ प्रिपरेशन किस टाइप की रही थी आपकी? सर क्वांट में भी सर मतलब मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो अच्छा अगेन अच्छा। मुझे उसके लिए भी इतना एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ी कि मतलब मुझे उसके लिए सेपरेट प्रिपरेशन करना पड़े। मैंने बस एग्जाम से थोड़े दिन पहले थोड़े क्वेश्चन लगा लिए थे, और मेरे को उससे मतलब काफी हेल्प मिल गई थी, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं आई क्वांट में। जी। आपका जो फेवर एरिया था, मान लीजिए कि यूपीएससी का जो आप पढ़ रहे थे, ठीक है, अगर हम लोग कोई बच्चा ऐसा हो, मान लीजिए मैं एक सजेशन चाहता हूँ आपसे कि कोई बच्चा ऐसा हो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हो, ठीक है, और उसके बाद अगर वो पॉलिटी इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल होगी, तो ये सब सब्जेक्ट को कितना कितना डीपली पढ़ना चाहिए ईपीएफओ के लिए क्योंकि या फिर आप क्या मतलब यूपीएससी लेवल तक पढ़ना चाहिए या फिर थोड़ा सा कम भी पढ़ने से चलेगा? मतलब क्या आपका सजेशन रहेगा आपका अगर हम देखें? सर जहाँ तक इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर मतलब एग्जाम्स में करंट अफेयर्स बेस ज़्यादा होती है बजाय स्टैटिक के। स्टैटिक में मतलब नॉर्मल बेस भी अगर आप पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी उसका काफ़ी अच्छा आपको सोर्स मिल सकता है, मतलब वो एक काफ़ी अच्छा सोर्स है स्टैटिक, अगर आपको इकोनॉमिक्स का पढ़ना हो तो। उसके अलावा सर मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इकोनॉमिक्स में। जी जहाँ तक रही सर पॉलिटी की बात, तो पॉलिटी में मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत जो है बेस्ट बुक है। मतलब सिर्फ इस इनके लिए नहीं, बट अगर आप कोई भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत हो गया, या फिर अगर आप उतना नहीं कर पाते हैं तो एनसीईआरटी भी आपको लिए काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल है उसमें। एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से बेसिक एक्सप्लेन करे गए हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ बताया गया है। तो पॉलिटी के लिए ये हो चुका है अगर आप मतलब नहीं कर रहे हैं तो। उसके अलावा हिस्ट्री सर, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, अगेन स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है एक, वो काफी इजी टू रीड भी है, मतलब अगर कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है तो भी अगर मतलब वो उसे काफी कंफर्टेबली पढ़ सकता है एक बार, तो उसके लिए भी मतलब मुझे लगता है कि वो एज अ सोर्स काफी अच्छा है। अगेन सर उसके लिए भी एनसीईआरटी, अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अगेन एनसीईआरटी भी आपको काफी हेल्प दे सकती है एक बेस बनाने में। जी। और अगर हम लोग बात करें कि ये आपके इंटरव्यू की, जैसे आरटी आपका हो गया, ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसके बाद अगर बात आती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने किस टाइप से किया था? सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सर सबसे पहले एक तो जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था पहले, तो उसे थोड़ा सा समराइज करके एक बार उसको रिवाइज किया था वापस फिर से। उसके अलावा सर मैंने ईपीएफओ के बारे में जानकारी निकाली, जितना गूगल से मैं कर सकती थी उतना गूगल से मैंने उसके लिए इंफॉर्मेशन निकाली, उसका पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से है और उसका पूरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, क्या क्या स्कीम्स हैं उसकी, और मतलब क्या क्या उसके जो है, किन क्या क्या अंडर आता है उसके। पूरा उसकी जो वेबसाइट थी ईपीएफओ की, मैंने उसको कई बार विजिट किया था, और कई बार उसमें इवन निटिग्रिटीज को भी काफी एनालाइज करने की कोशिश करी थी, क्योंकि सिंस मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड भी था तो मुझे लगा था कि वो मुझे एज अ वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो मैंने वेबसाइट को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया था। और उसके अलावा सर
इंटरव्यू वगैरह के लिए मैंने मॉक दिए थे, 2-3 मॉक दिए थे। एक अभी भी आपके संग, आप लोगों के संग अभी पीडिया के साथ भी मैंने 2 मॉक दिए थे, तो वो उसने भी काफ़ी हेल्प किया मुझे इंटरव्यू में एक्सेल करने में। जी। आप कुछ इंसिडेंट बताना चाहेंगे, अगर शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, कि अगर जो आपका जो इंटरव्यू हुआ था ईपीएफओ में, तो उसमें कुछ इंसिडेंट जो शेयर करना चाहो। सर एक्चुअली सिंस मेरा एकदम लास्ट इंटरव्यू था, मतलब पैनल में मैं सबसे लास्ट में, तो मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी, तो मैं मतलब थोड़ी सी टेंस थी। बट मैं एक बार जब अंदर गई तो मतलब उसके काफ़ी कामिंग जो थे पैनल मेंबर्स, काफ़ी मतलब सपोर्टिंग से और मतलब काम थे काफ़ी। तो उन्होंने मुझे एकदम मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन तो पूछा ही, फिर जैसे मेरी हॉबीज थी टीवी सीरीज का, तो उन्होंने मुझसे नेटफ्लिक्स का पूछा। बट वियर्डली मैं नेटफ्लिक्स नहीं अब तक मैंने एक्सप्लोर किया है उतना, क्योंकि मतलब मैं अमेजोन और दूसरे सोर्सेज से ज्यादा सीरीज देखती हूँ। तो मैंने जब उन्हें ये बताया कि मैं नेटफ्लिक्स नहीं किया है, तो वो लोग काफी शॉक्ड थे कि अरे आपने नेटफ्लिक्स नहीं यूज किया। मैंने कहा सर नहीं मैं नेटफ्लिक्स नहीं किया। कह रहे ये तो बहुत हैरानी की बात है। मैंने कहा सर आई वुड ऑल्सो थिंक सो अगर मैं आपकी जगह होती तो। उसके अलावा ये एक फनी इंसिडेंट था जो मतलब जो मुझे याद है। उसके अलावा सर क्वेश्चंस भी काफी मतलब करंट अफेयर बेस्ड बहुत थे। एडीआर वगैरह का हो गया ये सब, तो क्वेश्चंस भी उन्होंने काफी काम तरीके से और मतलब आराम से पूछा। एकदम ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है एकदम इंटरव्यू का। और जैसे कि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अगर आप कुछ मैसेज देना चाहो, या फिर मतलब उसे टिप्स देना चाहो। तो जो सबसे पहले अगर मुझे लगता है जो मैंने चीज सीखी है इससे, वो स्पेशली इंटरव्यू देने के बाद, वो ये है कि काम होकर देनी है एकदम, मतलब काम होकर एकदम कंपोज्ड वे में और एकदम आराम से चीजें देखनी है, समझनी है। इतना मतलब ज्यादा लोड नहीं लेना है एकदम। थोड़ा सा कंपोज तरीके से अगर आप करेंगे प्रिपेयर, और अपना बेसिक अगर आप क्लियर रखेंगे और करंट अफेयर्स थोड़ा सा अप टू डेट रखेंगे अपना, तो मुझे लगता है कि सर मतलब वो कर सकते हैं अगर आप डिलीजेंटली इसकी प्रिपरेशन करें। तो ये ईपीएफओ मतलब ईपीएफओ या कोई और एग्जाम जो आप प्रिपेयर जो भी करना चाहते हैं, वो आप उसमें सक्सेस कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहूंगी कि बस मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मेन मेजरली जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लाग नहीं होना चाहिए आपके उसमें। भले ही आप थोड़ा ही प्रिपेयर करें, एक दिन में थोड़ा ही पढ़ें, बट वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो यही सर मैं सजेशन दूंगी फ्यूचर एस्पिरेंट को। थैंक यू महकता, आपने हमारे लिए इतना वैल्यूबल टाइम निकाला, एंड आपने सजेशन भी दिया हमारे स्टूडेंट्स को। तो आई होप उनसे कुछ सीखेंगे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, और सफलता हासिल करेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर योर सिलेक्शन। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। सेम हियर।